बच्चों, इस लेसन में हिंदी मीडियम के सारे बच्चों ने 12वीं कक्षा में प्राप्ति भुगतान खाता बनाना सीखा है। आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को आय व्यय खाता बनाना सिखा रहा हूँ। तो आप लोग प्राप्ति भुगतान खाता तो बना चुके हो ना, ठीक है। आय व्यय खाता बनाने की विधि देखिए। प्राप्ति भुगतान खाता कैसा बनता है, इसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। डेबिट में प्राप्ति आती है और क्रेडिट में भुगतान आता है। प्रारंभिक रोकड़ शेष से शुरुआत होती है और डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके अंतिम रोकड़ शेष आता है। मतलब हमेशा डेबिट का ही टोटल ज़्यादा होता था, क्योंकि प्राप्तियाँ डेबिट में आती थी। प्राप्ति भुगतान खाते में सारी प्राप्तियाँ डेबिट में आती थी और भुगतान क्रेडिट में आते थे। आने वाला पैसा टू से और जाने वाला पैसा बाय से। लेकिन अब हम आय व्यय खाता बनाने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आय व्यय खाता है उसका नाम है, उसे हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और प्राप्ति भुगतान खाते को रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब होता क्या है, इसमें डेबिट में सारे व्यय आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट में सारी आय आ जाती है, इनकम। अब आप बोलेंगे सर ये तो दिमाग से ऊपर जाएगा। हाँ, डेफिनेटली ये उल्टा है। प्राप्ति भुगतान खाता जिन लोगों ने सीखा है, ये इसका सीधे सीधे उल्टा है। प्राप्ति भुगतान खाते में जितनी प्राप्तियाँ आती थी वो सब आय मानकर, इनकम मानकर क्रेडिट में आ जाएगी। समस्त आय जो इस वर्ष की हो, यानी डेबिट की सारी प्राप्तियाँ अब यहाँ से क्रेडिट में आ जाएगी। मतलब प्राप्ति भुगतान खाता बना हुआ आएगा और उसको देख देख कर उसकी मदद से आपको आय व्यय खाता बनाना है। डेबिट में सारी प्राप्तियाँ, यानी जब भी आपको इस लेसन में आय व्यय खाता बनाने को आएगा तो उसके ऊपर प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ रहेगा। 99% तो दिया रहता है। एक आध दो क्वेश्चन है जहाँ प्राप्ति भुगतान खाता नहीं दिया और आय व्यय खाता बनाना है, तो वो तो आसानी है। अब बस एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप आय व्यय खाता बनाओ, आप खर्चों को यानी भुगतान को डेबिट में ले और प्राप्तियों को यानी आय को क्रेडिट में ले। मतलब यहाँ की क्रेडिट की सारी चीज़ यहाँ डेबिट में आ जाएगी और यहाँ डेबिट की सारी चीज़ क्रेडिट में। बोलने का मतलब भुगतान जो प्राप्ति भुगतान खाते में क्रेडिट में होते थे, आय व्यय खाते में वो व्यय बोलकर डेबिट में आ जाएंगे। और प्राप्तियाँ जो प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में आती थी, अब वो आय व्यय खाते के क्रेडिट में इनकम बोलकर, आय बोलकर क्रेडिट में आ जाएगी। और आंसर कैसे निकलेगा? नॉर्मली यहाँ आंसर निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर यहाँ आय का अधिक के अधिक है, आय ज़्यादा है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, सरप्लस आएगा जिसे हम बचत कहते हैं। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे, उससे हम कमी कहेंगे। जब सवाल करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना, डेबिट में व्यय आएंगे जिसे एक्सपेंडिचर कहेंगे, और वो इसी वर्ष के होने चाहिए, इसी वर्ष के। 17 का सवाल कर रहे 17 के होने चाहिए, 18 का सवाल कर रहे 18 के होने चाहिए। और क्रेडिट में सभी आय आएगी और वो इसी वर्ष की होनी चाहिए। फिर से बता दूं, प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में प्राप्तियाँ आती थी और क्रेडिट में भुगतान। आय व्यय खाते के डेबिट में भुगतान आएंगे और क्रेडिट में प्राप्तियाँ। सिर्फ नाम बदल जाएगा, भुगतान सारे डेबिट में आएंगे जिसे हम एक्सपेंडिचर कहेंगे, और प्राप्तियाँ सारी क्रेडिट में आएंगी जिसे हम इनकम कहेंगे। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको नियम सिखाने जा रहा। एक्चुअल में ये नियम भी है, प्रैक्टिकल्स भी है, थ्योरी भी है, नियमावली है ये। आय व्यय खाता प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनेगा। सबसे पहला नियम, जो आपका आय व्यय खाता है ना भाई, वो प्राप्ति भुगतान की सहायता से बनेगा। यानी आपको प्राप्ति भुगतान खाता पता होना चाहिए क्या है। जिसे प्राप्ति भुगतान खाता नहीं पता, वो आय व्यय खाता नहीं बना सकता है। और अगर आय व्यय खाता बनाने को आया तो प्राप्ति भुगतान खाता बना हुआ आएगा। ठीक है, इसके डेबिट में अभी मैंने समझाया, आय व्यय खाते के डेबिट में व्यय आएंगे जिसे आप खर्चा कहेंगे, और क्रेडिट पक्ष में समस्त आय आएगी जिसे आप इनकम कहेंगे। ये तो सिंपल से रूल समझा दिए। अब आते हैं ऐसे रूल्स जो आपको कंफ्यूज करेंगे। याद करो, प्राप्ति भुगतान खाता जब हम बनाते थे, फर्नीचर खरीदा, बाय फर्नीचर लिख देते थे।
भवन खरीदा, बाय बिल्डिंग लिख देते थे। पुस्तकें खरीदी, बाय बुक्स लिख देते थे। विनियोग किया, बाय इन्वेस्टमेंट लिख देते थे, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ भुगतान से मतलब होता था, भुगतान से। फर्नीचर खरीदा है मतलब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, हम उसकी एंट्री क्रेडिट में करते थे। हाईवे खाते में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बताता हूँ। संपत्ति, भवन, फर्नीचर, मशीन पूंजीगत होती है। पूंजीगत मतलब जो कभी कभार ही खर्चा करना पड़े। संपत्ति नहीं आएगी, कारण वो बैलेंस शीट में आती है। प्राप्ति भुगतान खाते के साथ बैलेंस शीट नहीं बनती, लेकिन आय व्यय खाते के साथ बैलेंस शीट बनती है। इसलिए आय व्यय खाते में संपत्ति नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। आय व्यय खाते में किसी प्रकार की संपत्ति नहीं आएगी, परंतु संपत्ति पर लगने वाला मूल्य ह्रास डेबिट पक्ष में व्यय मानकर लेखा करेंगे। उल्टा है ना, ठीक उल्टा है भाई। प्राप्ति भुगतान खाते में हम मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग इन सब का लेखा करते थे, लेकिन मूल्य ह्रास छोड़ देते थे, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ संपत्ति खरीदी, पैसा जा रहा है, भुगतान हो रहा है, इससे मतलब था। मूल्य ह्रास नकदी में नहीं करना पड़ता, इसलिए हम उसको छोड़ देते थे। यहाँ उल्टा सिस्टम है। वहाँ संपत्तियों की प्रविष्टि होती थी, मूल्य ह्रास नहीं आता था। यहाँ मूल्य ह्रास की प्रविष्टि होगी, संपत्ति नहीं आएगी, संपत्तियाँ नहीं आएगी। उसके 2-3 कारण है। एक तो पूंजीगत होती है, प्राप्ति भुगतान खाते में आयगत और पूंजीगत दोनों मदे आती है। जो हमेशा हो वो भी, और जो कभी कभार हो वो भी। हमेशा होने वाली आयगत और कभी कभार होने वाली पूंजीगत। आय व्यय खाते में केवल आयगत मदे आएगी, जिनका संबंध इसी वर्ष से होगा। संपत्ति या पूंजीगत होती है और वो बैलेंस शीट में आती है, इसलिए वो आय व्यय खाते में नहीं आएगी, परंतु संपत्ति पर लगने वाला ह्रास व्यापार के लिए व्यय है, व्यय मानकर इसका लेखा डेबिट में करेंगे। यदि निर्देश हो तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार डेप्रिसिएशन लगाओगे, बोला है तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। यानी ये रूल आपके समझ में आ गया होगा भाई। वहाँ संपत्तियाँ आती थी, मूल्य ह्रास नहीं आता था। यहाँ संपत्तियाँ नहीं आएगी, उसे पूंजीगत मानकर छोड़ दिया जाएगा और उसकी एंट्री बैलेंस शीट में करेंगे, लेकिन उस पर लगने वाला ह्रास आएगा। यानी वहाँ ह्रास छोड़ दिया जाता था, संपत्ति की प्रविष्टि होती थी, यहाँ संपत्ति छोड़ दी जाएगी, लेकिन उसके ह्रास की प्रविष्टि होगी और मूल्य ह्रास डेबिट में आएगा, क्योंकि वो व्यय है, वो खर्चा है। विनियोग, विनियोग किया, प्राप्ति भुगतान खाते में हम एंट्री करते थे, पैसा जा रहा है ये बोलकर। बैंक में जमा किया, प्राप्ति भुगतान खाते में हम एंट्री करते थे, क्योंकि हम सिर्फ पैसा जा रहा है इसको महत्व देते थे। यहाँ ऐसा नहीं है। विनियोग या बैंक में जमा राशि नहीं आएगी, क्योंकि भाई विनियोग किया तो ये आपकी संपत्ति है, बैंक पे जमा किया तो आपकी संपत्ति, और संपत्ति बैलेंस शीट में आती है, इसलिए विनियोग नहीं आएगा और ना ही बैंक पे जमा राशि आएगी। लेकिन हाँ, क्योंकि ये संपत्ति की श्रेणी में है, परंतु विनियोगों पर मिलने वाला ब्याज क्रेडिट में आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ व्यय डेबिट में आते हैं और आय क्रेडिट में आती है, तो फिर विनियोग और बैंक में जमा राशि नहीं आएगी भाई, ये संपत्तियाँ हैं। परंतु विनियोग पर मिलने वाला ब्याज क्रेडिट में आएगा, क्योंकि हमारी आय है। ठीक है। प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय हम समायोजनों पे ध्यान नहीं देते थे, अदत्त छोड़ देते थे, पूर्वदत्त छोड़ देते थे, अदत्त छोड़ देते थे, उपार्जित छोड़ देते थे, मूल्य ह्रास पे ध्यान नहीं देते थे। मैंने हर क्वेश्चन में आपको समझाया है। यहाँ देखिए, समायोजन पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। अदत्त जो भुगतान नहीं हुआ उसे संबंधित मद में जोड़ देंगे, यानी यहाँ अदत्त छोड़ देते थे, यहाँ अदत्त को हम जोड़ देंगे। मजदूरी अदत्त है, जोड़ दो। ब्याज अदत्त है, जोड़ दो। पूर्वदत्त जो अगले वर्ष से संबंधित है उसे घटा दिया जाएगा। अदत्त जुड़ता है, पूर्वदत्त घटता है, ये सब आप 11वीं क्लास में कर चुके हो। अदत्त, अगर कोई मद अदत्त है तो उसे उसी मद में जोड़ दो। अगर कोई मद पूर्वदत्त है, अगले साल से संबंधित, उस मद में से माइनस कर दो। उपार्जित, अगर कोई आय मिलना प्राप्त नहीं हुई हो, जो मिलना बाकी उसे प्लस कर दो। समायोजन पे ध्यान दिया जाएगा, ध्यान रखें। चंदा दान उसी वर्ष का लेखा करेंगे जिस वर्ष का प्रश्न में हमें करना है, पिछले और अगले वर्ष का छोड़ देना है। अब देखिए, आप लोगों को याद होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 3 बार हमें चंदे मिलते थे। पिछले साल का भी मिलता था, इस साल का भी मिलता था, अगले साल का भी मिलता था। हम तीनों के तीनों चंदे डेबिट में ले लेते थे, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ पैसों से मतलब होता था। भाई मिला है तो डेबिट में आएगा, भले पिछले साल का हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। चंदा दान उसी वर्ष का लेखा करेंगे जिस वर्ष का प्रश्न हमें करना है। 2017 का प्रश्न करना है, चंदा 2017 का ही दिया जाएगा।
16 और 18 का छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और अगर अलग से दिया है तो छोड़ दो, लेकिन अगर पिछले और अगले वर्ष का चंदा और दान इस साल के चंदे में शामिल है तो उसे माइनस कर देंगे, और जो इस साल का मिलना बाकी है उसे जोड़ देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, उसे जोड़ देंगे लिखना पड़ेगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए एक बार फिर देखिए, समायोजन पर ध्यान दिया जाएगा। अदत्त को हम जोड़ेंगे संबंधित मद में। अदत्त मतलब जो व्यय है इसका भुगतान नहीं हुआ, संबंधित मद में जोड़ देंगे। पूर्वदत्त जो अगले वर्ष से संबंधित तो अगले साल का व्यय कर दिया उसे घटा देंगे। उपार्जित आय जो अभी प्राप्त नहीं उसे भी जोड़ देंगे। चंदा दान उसी वर्ष का लेखा करेंगे जिस वर्ष का प्रश्न हमें करना है। पिछले और अगले वर्ष का चंदा छोड़ दिया जाएगा। यानी अगर आपको 3 चंदे दिए हैं तो आप उसमें से उसी चंदे की प्रविष्टि करो जो इस वर्ष से संबंधित है। अगला पिछला अगर अलग से दिया है तो छोड़ दो। और पिछले और अगले वर्ष का दान और चंदा अगर इस साल के चंदे में शामिल है, अलग से दिया है तो छोड़ दो, इसी साल का उठाओ। और अगर इस साल के चंदे में अगले और पिछले साल का घुसकर बैठा है, भाई अंदर शामिल है, तो उससे इस वर्ष के चंदे में से घटा दो, और जो इस साल का मिलना बाकी है उसे जोड़ दो। कुल मिलाकर इसी साल का चाहिए, अगला पिछला शामिल है घटा दो, और जो इस साल का मिलना बाकी है उसको प्लस कर दो। और अगला पिछला अलग से दिया है तो हाथ भी मत लगाओ, छोड़ दो उसको। ठीक उसी तरह जैसे 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, 2 बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक 12वीं कक्षा का है और एक 11वीं कक्षा का है। तो 11वीं कक्षा के बच्चे को बाहर ही रहने दो, 12वीं वाले को अंदर बुला लो, क्योंकि आपको 12वीं का चाहिए। और 12वीं कक्षा में 11वीं 12वीं दोनों बच्चे बैठे तो आप 11वीं के बच्चे को उठाकर बाहर कर दो, क्योंकि वो इस क्लास का है ही नहीं, ठीक है। फिर प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष नहीं आएगा। जैसे प्राप्ति भुगतान खाते की शुरुआत प्रारंभिक रोकड़ शेष से होती थी और भुगतान अंतिम रोकड़ शेष से होता था, लेकिन वो प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष नहीं आएगा। कारण है क्योंकि वो कैश है और कैश का बैलेंस है, रोकड़ हमारी संपत्ति है। जिस मत को पूंजीगत मानने को कहे उसे पूंजीगत मानकर लेखा नहीं करेंगे। पूंजीगत मतलब अनावर्तक प्रकृति की होती है, जो कई कबार होता है, उनको पूंजीगत मानने को अगर कहे तो छोड़ दो। जैसे चंदा दान, ये तो हम आय मानकर क्रेडिट में लेते, प्रवेश शुल्क भी हमारी आय होती है, सदस्यता शुल्क भी हमारी आय होती है, पर कभी कभी इनको पूंजीगत मान लिया जाता है। और पूंजीगत मानने को कहेंगे तो आप इसको छोड़ दो, इसको हाथ मत लगाओ, इसको आप आयव्यय खाते में नहीं ले जाएंगे। और फिर वही बात जैसे मैंने आपको समझाई, आय अधिक है यानी क्रेडिट का योग अधिक है तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके बचत आएगी, और व्यय अधिक है तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके कमी आएगी। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इस नियमों को कैसे फॉलो करोगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो नियमों का इस तरीके से, ठीक है।